गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 23। कल हमने पढ़ा था चित्रा और सुदीप दोनों सुदीप के लखनऊ के घर में थे। चित्रा ने सुदीप से पूछा आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। आज पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट। सुदीप ने कहा कुछ भी नहीं पता, फ़िलहाल तो एक दो वकीलों से बात हुई है, मैं केस करूँगा। पापा अभी तक वहीं थे, वो वहाँ से कहकर निकल गए कि सब्ज़ी लेने जा रहे हैं। नौकर कभी अच्छी सब्ज़ी लेकर नहीं आता। मुझे पूरे घर में छत सबसे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आसमान रोज़ बदल जाता है। जैसे वो आज है ऐसा अब कभी नहीं होगा। आज भी आसमान में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। उस पार कुछ है भी नहीं। जब मम्मी की याद आती है तो आसमान देखता हूँ। बचपन में जो कहानियाँ लिखता था वो भी ऐसे ही होती थी। मेरे सारे कैरेक्टर आसमान की तरफ रहते थे। सुदीप ये बोलने के बाद आकर दोबारा कुर्सी में बैठ गया। उसने नौकर को फिर से 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। कितने दिन हो गए लखनऊ में? चित्रा ने अखबार में कटा हुआ हिस्सा सुदीप को दिखाकर पूछा। अभी कुछ नहीं पता। कल बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई। ऐसी नींद कई सालों से नहीं आई थी। सुदीप उठकर किताब वाले कमरे में गया और अपनी नोटबुक उठाकर पढ़ने लगा जिसमें उसने कहानियाँ लिखी थी। तुम तो इतना घोस्ट राइटिंग करती हो, कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो। चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली। कर दूंगी, तुम भी क्या याद रखोगे। अब ये बताओ लखनऊ में कहाँ घुमा रहे हो। चलो शाम को तुमको गंजिंग करा कर लाता हूँ। गंजिंग क्या होता है? चित्रा ने पूछा। हजरतगंज में बिना काम के घूमने को गंजिंग कहा करते हैं। 11 अक्टूबर 2015, लखनऊ हजरतगंज। शाम को सुदीप अपने पापा की कार में चित्रा को लेकर हजरतगंज निकल पड़ा। सुदीप हजरतगंज बहुत दिनों बाद आया था। वहाँ चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास में ही बहुत बड़ी कार की पार्किंग बन गई थी। पार्किंग में कार लगाकर सुदीप हनुमान मंदिर आया और अपने जूते उतारकर बिना थोड़ी दूर से कुछ देर तक हनुमान जी की आंखों में देखता रहा। चित्रा वहीं पड़ोस में खड़ी होकर चौराहे पर आता जाता ट्रैफिक देख रही थी। इस वाले हनुमान जी की आंखें बिल्कुल असली लगती हैं। मैं पहले भी जब भी आता था तो हमेशा आंखों में देखता था। थोड़ी देर तक देखो तो लगता है कि आंखों की पुतलियां हिल रही हैं। मम्मी हमेशा डांटती थी कि मैं जूते नहीं उतारता। ऐसा क्या खास है हजरतगंज में? चित्रा ने पूछा। थोड़ी देर टहलो, अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ सामने मोती महल पर बास्केट चाट खिलाते हैं तुम्हें। लखनऊ गए और बास्केट चाट नहीं खाई तो समझ लीजिए लखनऊ ही नहीं गए। चित्रा ने लाइफ में पहली बार बास्केट चाट खाई थी। चाट खाकर अभी वे थोड़ा आगे ही थे कि इतने में सुदीप को एक गोलगप्पे वाला दिखा। सुदीप ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। सुदीप ने गोलगप्पे वाले से पूछा, भैया कॉल्विन तालुकेदार स्कूल के बाहर आप ही ठेला लगाते थे ना? गोलगप्पे वाले ने बताया कि हाँ, वही लगाता था। सुदीप ने चित्रा को बताया कि उसके स्कूल में यही भैया चाट का ठेला लगाते थे। गोलगप्पे वाले ने पूछा भी कि कौन से साल में थे भैया? सुदीप ने बताया कि आपने इतने लड़कों को चाट खिलाई है, कहाँ याद रहेगा। गोलगप्पे खाते हुए सुदीप ने बताया कि वह लव लेन है। वह वहाँ फुटपाथ पर टी शर्ट से लेकर मैक्सी तक बहुत कुछ मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर सुदीप को किताब की दुकान मिली जहाँ से वह किताब खरीदा करता था। चलते चलते सुदीप चौराहे के पास आ चुका था। पहले मेफेयर नाम का पिक्चर हॉल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी बन गई है। सुदीप हजरतगंज में आते ही क्लास 12th का एक लड़का हो गया था जो घूम घूम कर अपनी बिसरी हुई यादें समेट रहा था। चित्रा उसके साथ टहलते टहलते स्कूल जाने वाली एक लड़की हो गई थी जिसको बस अब से 2 घंटे बाद ज़िंदगी का पहला प्यार होने वाला था। चित्रा को अब तक खा खा कर पेट भर चुका था। चित्रा का अब खा खा कर पेट भर चुका था, लेकिन सुदीप ने फिर भी ज़बरदस्ती राम आश्रय के यहाँ मिठाई खिला दी। पूरा हजरतगंज एक ही थीम पर ब्लैक एंड वाइट था। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं तो जो काम उन्होंने करवाए उनमें से एक यह था कि कम से कम हजरतगंज अब बहुत सुंदर लगने लगा था।
अगर सुदीप को अभी अभी अभिजात का फ़ोन नहीं आया होता तो वह करीब करीब ये भूल चुका था कि ठीक एक दिन पहले वह सब कुछ खो चुका है। अभिजात ने उसको डांटा कि वह कहाँ गायब है। इन्वेस्टर बहुत नाराज़ हैं सुदीप से। वे उसको कुछ वन टाइम सेटलमेंट के पैसे देना चाहते हैं, लेकिन सुदीप का व्यवहार ऐसा है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अभिजात ने बताया कि उसका जितना भी स्टेक था वो इन्वेस्टर ले रहे हैं। अब वह कंपनी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कंपनी के जितने भी कार्ड उसके नाम से चल रहे थे वे सीज़ कर दिए गए हैं। कंपनी के नाम पे जो भी सुविधाएं उसे मिल रही थीं वे सब कुछ ले ली गई हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि सुदीप के पर्सनल अकाउंट में जितने पैसे थे बस उतने ही उसके पास बचे थे। वह लखनऊ पहुंचकर वैसे ही खाली हाथ हो गया था जैसे कुछ साल पहले जब उसने लखनऊ से सब कुछ जीरो से शुरू किया था। अभिजात जब यह सब फ़ोन पर बता रहा था तो सुदीप को गुस्से से एक बार दो बार चिल्लाया भी, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता। चित्रा ने उसको चुप करवाने की कोशिश नहीं की। लौटते हुए सुदीप ने चित्रा से कोई बात नहीं की। घर लौटकर वह अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। डिनर पर चित्रा ने सुदीप के पापा के साथ बैठकर और उसने जो भी कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सुदीप के पापा को बताया। पापा ने जानबूझकर सुदीप से कुछ नहीं कहा, बस अपने सोने जाने से पहले सुदीप के कमरे में नीचे पर्ची सरका दी। पर्ची में बस इतना लिखा था, खाना फ्रिज में रखा है, अगर मन करे तो खा लेना। चित्रा दूसरे कमरे में आ गई। उसे सुदीप के कमरे में जाना सही नहीं लगा। वह सुदीप की नोटबुक खोलकर पढ़ ही रही थी कि इतने में सुदीप के पापा चित्रा के कमरे में आए और बोले, जब तक ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता आप यहीं रुक जाओ बेटा। ये इतना ज़िद्दी है कि मुझसे कुछ बोलेगा नहीं। चित्रा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, आप परेशान ना हो अंकल, सब ठीक हो जाएगा। चित्रा अभी सुदीप की लिखी हुई कहानी ख़त्म कर ही रही थी, इतने में किचन से कुछ आवाज़ आई। वह उठकर गई। सुदीप फ्रिज से निकालकर अपना खाना गर्म कर रहा था। तुम ठीक हो? सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। चित्रा ने दोबारा पूछा, तुम ठीक हो ना? सुदीप ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े ही आराम से खाना अपनी प्लेट में रखा और खाने लगा। चित्रा वहीं डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। खाना खाने के बाद सुदीप उठकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से कहा, सॉरी, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा, सुबह बात करते हैं। सुदीप अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। चित्रा जानबूझकर उसके कमरे में गई और सुदीप को बहुत ज़ोर से गले लगा लिया। चित्रा के गले लगाते ही जैसे सुदीप के अंदर का सारा गुस्सा पिघलकर आंसू हो गया। वह बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था जैसे कोई मर गया हो। दूसरे कमरे में पापा को भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह उठकर सुदीप के पास नहीं आए। चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वह सुदीप को गले लगाकर बैठी रही। दोनों कब सो गए चित्रा को याद ना ही था, ना ही सुदीप को। सुबह उठकर चित्रा छत पर गई। अखबार में सुदीप के बारे में वही खबर थी जो एक दिन पहले अभिजात ने दी थी। सुदीप ने अपना ट्विटर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। यह खबर भी चित्रा को अखबार में मिल गई। अभी तक घर के नीचे रहने वाले लड़कों को भी खबर लग चुकी थी कि सुदीप आया हुआ है। उनमें से एक लड़का सुदीप से मिलने घर भी आया, लेकिन पापा ने उसको भगा दिया। चित्रा ने सुदीप के पापा का नंबर लिया और अपना नंबर सुदीप के पापा को दिया। सुदीप के उठने से पहले वह दिल्ली के लिए निकल गई। सुदीप के पापा ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा नहीं रुकी। चित्रा का चला जाने सुदीप के पापा को थोड़ा सा खटका। सुदीप को थोड़ा समय अकेलापन चाहिए था और चित्रा उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। चित्रा सुदीप को इतना अच्छी तरह समझती थी कि वह और रुककर उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चले जाने से पैदा हुई एक खाली जगह में नई दुनिया बनकर लौट आने की गुंजाइश होती है। ऐसे रिश्ते जो खाली जगह को सहेज कर नहीं रख पाते वो तालाब के पानी जैसे बासी हो जाते हैं। कुछ रिश्तों को ऐसे ही छूना चाहिए जैसे ठंड में घास पर जमी ओस की बूंद को नंगे पांव छूते हैं। रोज सुबह बूंद नई हो जाती है और बूंद को छूकर पांव पुराने नहीं लगते रहते।
एक बूंद ओस, आंसू, नदी, समंदर और बरसात में ढलती हुई एक साल हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक साल बाद।